Hello students, welcome to the mathematics class. Today we will continue our chapter determinant and today is our last lecture of the chapter determinant. I hope जो previous lectures हैं बेटा आप सबको clear हैं. अगर आपने previous lectures कर रखे हैं तभी आप ये आज का lecture समझ सकते हो. तो आपके जो previous lectures हैं वो आपको जरूर clear होने चाहिए. ठीक है जी. तो बेटा अगर प्रीवियस लेक्चर की बात करते हैं तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने होमोजीनियस के ट्राइवल सॉल्यूशन का जो क्वेश्चन है दैट वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर. लेकिन होमोजीनियस का जो हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला केस है उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन था वो हम लोगों ने आज डिस्कस करना है. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन जो किस पे बेस्ड है, द होमोजीनियस इक्वेशंस, द इक्वेशंस व्हिच हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. ठीक है जी. तो आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन. ठीक है जी. सो सबसे पहले हम आज होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो उसके रिगार्डिंग जो लास्ट केस है वो करेंगे. ठीक है जी. तो हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी है 3x plus 2y, 3x plus 2y plus 7z is equals to 0. This is our first equation. Clear? So moving to the second equation, 4x minus 3y minus 2z, 4x minus 3y minus 2z is equals to 0. This is our second homogeneous equation. Now the third equation is 5x plus 9y, 5x plus 9y plus 23z is equals to 0. This is our third equation. So the first step was you have to find the determinant of these linear equations by changing it into the form ax equals to 0. इसको सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे ax equals to 0. So we can write these equations in form ax equals to 0, जिसमें जो a मैट्रिक्स है बेटा वो क्या होगी, that will be 3 2 7 4 minus 3 minus 2 5 9 and 23. This will be your basically a मैट्रिक्स. अगर x की बात करें आई थिंक ये सबको आपको अब क्लियर है, that will be x y z एंड जो 0 है उसमें क्या होंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे. तो सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा, हमें ये देखना होता है कि जो a डिटर्मिनेंट है वो क्या है, क्या वो इक्वल्स टू 0 है या वो नॉट इक्वल्स टू 0 है. तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद a डिटर्मिनेंट. तो 3 2 7 4 minus 3 minus 2 5 9 and 23. So I will expand it with first row. तो फर्स्ट रो के साथ मैं एक्सपैंड कर रही हूँ. ये आप लोगों को अब प्रॉपरली आई थिंक आता होगा. तो आपको रो और कॉलम छोड़ते जाना है. ठीक है बेटा. और इसको एक्सपैंड करेंगे. क्या किया, रो और कॉलम जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसका रो और कॉलम को छोड़ के बाकी चीजें जो है हमने सॉल्व करनी है. ठीक है. तो सबसे पहले अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बेटे बनेगा, देखिए माइनस ऑफ 69 और बीच में साइन कौन सा होता है, माइनस का. लेकिन यहाँ पे 9 2 18 वो भी नेगेटिव है तो दैट विल बिकम प्लस 18. तो अगर हम यहाँ पे -2 की बात करें तो सबसे पहले हम करेंगे 23 into 4. ठीक है. दैट विल बिकम 92 और
यहाँ पे आ जाएगा +10। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पहले बनेगा 36 और फिर बनेगा +15। सो इफ वी सॉल्व दिस, सबसे पहली चीज अगर हम सॉल्व करते हैं दैट मीन्स सबसे पहले -69 + 18 करेंगे और उसको क्या करेंगे 3 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे 92 + 10 दैट विल बी 102, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली इन दिस केस वी विल ऐड 36 and 15 एंड मल्टीप्लाई इट विद 7। ठीक है, तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड आएगा बेटा दैट विल बिकम -153 -204। ठीक है जी, और अगर हम प्लस करेंगे 36 + 15 एंड वी विल मल्टीप्लाई इट विद 7 देन इट विल बिकम 357। क्लियर? अब अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये बनेगा -357 एंड दिस इज +357, so this is equals to 0। तो बेसिकली हमारे पास a डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, हमारे पास 0 वैल्यू आ गई। इसका मतलब जो होमोजेनियस वाला ये केस है इसमें हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, क्योंकि होमोजेनियस में इनकंसिस्टेंट वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, इनकंसिस्टेंट केस जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पे जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं ये एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस जैसे हमने प्रीवियसली किए थे हम लोग वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट फॉर फाइंडिंग द इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चे, अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है आप लोग वो भी कर सकते हो। आई विल शो यू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये आपकी मर्जी है बेटा, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद द इक्वेशन। जो हमारे पास इक्वेशन क्वेश्चन में बनी थी, ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन में इक्वेशन थी वो थी 3x + 2y + 7z = 0, 4x - 3y - 2z = 0, 5x + 9y + 23z = 0। These were the basic equations जो हमारे पास क्वेश्चन वाले थी। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले लीनियर इक्वेशन वाले केस में किया था, क्या करते थे हम पहले दो इक्वेशंस को कंसीडर करते थे, उससे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकालते थे। तो बेटा दिस इज योर चॉइस, अगर आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है वो भी कर सकते हैं, वो मेथड मैं आज आपको सिखाती हूँ। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे करते हैं बेसिकली मुझे लगता है आप लोगों ने 9th 10th में कर भी रखा होगा, अगर नहीं किया तो आज हम सीखते हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले 2 3 1 2 ये मेथड मैंने क्या लिखा है 23 12। ठीक है, इसका मतलब आपको सबसे पहले यहाँ पे सेकंड वाली टर्म्स लिखनी है, ये फर्स्ट टर्म्स, ये सेकंड टर्म्स, ये थर्ड टर्म्स। तो सेकंड वाली टर्म्स क्या है 2 और -3। ठीक है, फिर आपको लिखनी है थर्ड वाली टर्म 7 और -2, फिर फर्स्ट वाली टर्म्स 3 और 4, फिर सेकंड वाली टर्म्स 2 और -3। ठीक है, तो इसको करते कैसे हैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को, बेसिकली यहाँ पे x y z 3 वेरिएबल्स हैं। सबसे फर्स्ट में क्या लिखना है, ये देखो ये जो दो वैल्यूज है ना, आपको सबसे पहले ये डायगोनल वाले जैसे मैट्रिक्स में करते हैं, डायगोनल वाले माइनस नॉन डायगोनल वाले। ठीक है, तो सबसे पहले 2 × -2 इज -4, -3 × 7 इज -21 और बीच में साइन भी माइनस का आएगा, तो दिस विल बिकम +21। क्लियर? अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करें 7 4s are 28 और माइनस साइन बीच में लगाना है और वहां पे ऑलरेडी जो है साइन नेगेटिव है, तो ये क्या बन जाएगा +6। सिमिलरली दिस विल बिकम -9 and -8।
तो ये है बेटा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और इसको करना कैसे है देखिए, अब हमारे पास अगर एक्स वाई जेड ऐसे आ गया तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बन रहा है बेसिकली 17, दिस इज 34 एंड दिस इज ऑल्सो 17 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ पे करते कैसे हैं बेटा हम लोग, अब देखो अगर ये हमारे पास फ्रैक्शंस के फॉर्म में है, अब जैसे ये 17 है, ये 34 है, ये 17 है, इसमें जो 17 है दैट इज कॉमन टू ऑल, तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि ये फ्रैक्शन में ही है और इक्वल्स है वैल्यूज, तो 17 सब में कॉमन है, तो अगर 17 कॉमन निकाल देते हैं तो बेसिकली ये भी हमारा रिजल्ट है। इसको किसी भी, क्योंकि ये तीनों इक्वल है, इसको किसी भी k वैल्यू के इक्वल ले लेना है, जैसे हम प्रीवियस z के टर्म्स में लिखते थे। ठीक है, तो वैसा ही है, z को k लेते थे, अब हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ गई यहाँ पे, अगर वहां पे z को k लेते थे तो अकॉर्डिंगली y का भी k में आंसर आता था और x का भी k में आंसर आता था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास x की वैल्यू अगर k है, y की 2k और z की क्या बन गई -2 बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गए हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है बेटा जी, तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट द लीनियर इक्वेशन, द सिंपल लीनियर इक्वेशन एंड द होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो बच्चे अब हमारा जो टॉपिक मैं लास्ट करवाने जा रही हूँ दैट इज आवर लास्ट टॉपिक एंड द टॉपिक इज क्रैमर्स रूल। ठीक है, अब ये क्रैमर रूल जो है वो बेसिकली फिर दोबारा से मैं वही बात रिपीट कर रही हूँ कि वो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ही है, लेकिन जो हमने अभी 3-4 लेक्चर्स में प्रीवियस हमने होमोजीनियस और सिंपल लीनियर इक्वेशंस की यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। क्रैमर रूल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैट्रिक्स मेथड है, तो आपको मैट्रिक्स मेथड को 100% श्योरिटी के साथ प्रैक्टिस करना है, लेकिन हमको क्रैमर रूल भी है तो हमें क्रैमर रूल भी सीखना पड़ेगा, लेकिन जो आपकी ज्यादा डिवोशन है वो मैट्रिक्स मेथड पे होनी चाहिए। ठीक है जी, तो अब मैं बात करती हूँ क्रैमर रूल की कि वो क्रैमर रूल में हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चे, हाँ जी, सबसे पहले हम वही चीज है जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो, ठीक है, तो उसको पहले तो हमें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेना है जैसे अभी हमने किया था। ठीक है, तो द लास्ट टॉपिक इज क्रैमर्स रूल, ये लीनियर इक्वेशंस के लिए ही है। ठीक है जी, सो फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं आपको डायरेक्टली जो है वो इक्वेशन ही बताती हूँ, उसमें आपको सिखाएंगे हम। देखो जैसे सपोज वी हैव द इक्वेशन, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है बच्चे, सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप शुड बी डी। डी इज योर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे लगाते हैं, जैसे हम मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाते थे, बस ये बना दिया, ये है ना राइट हैंड साइड में जैसे हम ए मैट्रिक्स बनाते थे वैसे ही वही फॉर्म है, बस उसको डिटर्मिनेंट में लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर डी की वैल्यू आपकी 0 के इक्वल नहीं है तभी हमारा क्रैमर रूल लगेगा। समझ में आया? क्रैमर रूल सिर्फ डी की वैल्यू अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है तभी लगता है, अगर डी की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो क्रैमर रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए अगर हम लोगों को क्रैमर रूल लगाना है। ठीक है, तो अब क्रैमर रूल लगता कैसे है, देखिए क्रैमर रूल में अगर यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ पे 2 हैं, ठीक है,
तो क्रैमर रूल होता है d1 अपॉन डी, y की वैल्यू d2 अपॉन डी, सॉरी देयर शुड बी डी द डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो x की वैल्यू भी d1 अपॉन डी और y की वैल्यू d2 अपॉन डी। अब ये d1 और d2 है क्या? व्हाट इज d1, व्हाट इज d2? द d1 इज बेसिकली इट इज अ डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे 1 की बात हो रही है, 1 मतलब फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अगर हम x की बात कर रहे हैं तो वो फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है। आपको करना क्या है, ये जो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट दिखाई दे रहा है जो फर्स्ट में लिखा था, उसके फर्स्ट कॉलम को हमको चेंज कर देना है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को चेंज करके क्या लिख देना है, ये राइट हैंड साइड, फर्स्ट कॉलम को चेंज करके हम लोगों को क्या करना है, राइट हैंड साइड वहां पे लिख देनी है। समझ में आया बच्चा? ये डिटर्मिनेंट है। अगर d1 की बात हो रही है तो फर्स्ट कॉलम को चेंज करके राइट हैंड साइड के साथ उसको शिफ्ट कर देना। अब d2 क्या है, अब 2 की बात हो रही है तो जो डिटर्मिनेंट का सेकंड कॉलम है, पहला कॉलम सेम रहेगा, जो सेकंड कॉलम है उसको चेंज करके राइट हैंड साइड लिख दे। समझ में आया? अब यही आपका प्रोसीजर है हमेशा। अगर आपके पास सपोज यहाँ पे तो x और y 2 वेरिएबल्स हैं, अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो d3 बाय d हो जाएगा, ठीक है। करना यही है, अगर d1 की बात हो रही है तो फर्स्ट कॉलम को चेंज करके राइट हैंड साइड लिख देनी है। अगर d2 की बात हो रही है तो सेकंड कॉलम को चेंज करके राइट हैंड साइड लिख देनी है। अगर d3 की बात हो रही है तो थर्ड कॉलम जो भी आएगा उसको लिख के हमें क्या करना है, थर्ड कॉलम में शिफ्ट कर देना है राइट हैंड साइड को, और वहां से थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज द क्रैमर्स रूल, ठीक है। बहुत सिंपल है, यही है। यहाँ से आपके पास x, y, z की जो वैल्यूज हैं वेरिएबल की वो आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर करेंगे कि क्या होगा अगर हमारे पास d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। देखो हो भी सकता है ना, क्रैमर रूल तो लगेगा नहीं वहां पे, लेकिन हो सकता है कि d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए। अगर नहीं आएगी तो ये क्रैमर रूल लग जाएगा, ठीक है। अगर आ जाएगी तो क्या होगा, अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई बच्चे, फिर हम क्या चेक करेंगे, di को चेक करेंगे। di मतलब जो भी हमने ये d1 d2 निकाले हैं, अगर कोई भी di मतलब d1 d2 d3 कुछ भी, कोई एक वैल्यू चाहे एक सिंगल वैल्यू भी अगर 0 के इक्वल नहीं आती, ठीक है, तो वो क्या होगा, नो सोल्यूशन, उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। और इफ d की वैल्यू भी 0 के इक्वल आ गई और di की वैल्यू भी 0 के इक्वल आई, di मतलब जितने भी हम ये d1 d2 d3 d4 जितने भी निकालते हैं वो सारे के सारे भी 0 हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या फिर यहाँ पे भी नो सॉल्यूशन का केस बन सकता है, ठीक है जी। तो बेसिकली वही देखो जैसे हम लीनियर इक्वेशंस में करते थे वही बात अब यहाँ पे भी है, ठीक है। इनफाइनाइटली होगा या नो सॉल्यूशन होगा, लेकिन क्रैमर रूल नहीं लगेगा वहां पे। जहां पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी वहां पे हम क्रैमर रूल नहीं लगा सकते। ये क्रैमर रूल होता है और ये तभी लगेगा इफ d इज नॉट इक्वल टू 0। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तभी ये क्रैमर रूल लगेगा, ठीक है जी। तो आई होप द प्रोसीजर इज क्लियर टू यू। तो आई विल स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ क्रैमर रूल। देखिए हम केस करेंगे, अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई वो केस भी ट्राई करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द क्रैमर रूल। Solve the following linear equations
यूजिंग क्रैमर्स रूल। ठीक है बच्चे, तो हम लोगों को ये सॉल्व करनी है बाय यूजिंग द क्रैमर रूल। तो स्टार्ट करते हैं हम। वी हैव द इक्वेशन 3x minus 2y is equals to 5. 3x minus 2y is equals to 5. Next, x minus 3y, x minus 3y is equals to minus of 3. Clear? तो स्टार्ट इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले d से। सो d की वैल्यू निकालेंगे, क्या वो 0 के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ 9 एंड प्लस 2, दिस विल बिकम माइनस ऑफ 7। ये क्या आ गया हमारे पास -7, और ये 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्रैमर रूल लगेगा। ठीक है, तो कैसे लगेगा क्रैमर रूल देखते हैं। देखिए बच्चा, सबसे पहले वी वांट d1 एंड वी वांट d2। अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो d1 d2 जाएगा, अगर 3 है तो d1 d2 d3 ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा। ठीक है, अब d1 की बात करें तो फर्स्ट कॉलम जो है, दिस इज फर्स्ट कॉलम, इसको इरेज कर दो अपने माइंड से। फर्स्ट कॉलम की जगह ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। 5 -3 -2 और -3। अब अगर d2 की बात करें तो सेकंड कॉलम को अपने दिमाग से निकाल के सेकंड कॉलम की जगह पे हमें राइट हैंड साइड जो है वो लिख देनी है, और फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस विल बिकम -15 एंड -6, दिस विल बिकम माइनस ऑफ 21। तो d1 क्या आ गया हमारे पास -21 आ गया। ठीक है, तो d2 की बात करेंगे तो d2 क्या बनेगा हमारे पास -9 और -5, दैट इज -14। ठीक है, तो क्या आ गया -14। तो बेटा यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है d1 अपॉन d, और y की वैल्यू क्या होती है d2 अपॉन d। तो d1 क्या है -21 और d क्या है -7, तो दिस विल बिकम 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, और y की वैल्यू -14 अपॉन -7, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई बेटा। ठीक है, तो ये है प्रोसीजर क्रैमर रूल का कि हमें जो भी वेरिएबल हैं उनकी वैल्यूज ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर यहाँ पे 3 इक्वेशन होती तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो है वो 3x3 का बन जाता। ठीक है, तो वैसे ही आपको 3x3 का सॉल्व कर देना डिटर्मिनेंट। ठीक है, सो ये तो है हमारी बेसिक लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल। अब अगर ऐसा कुछ केस आ जाए जिसमें d की वैल्यू 0 के इक्वल हो, ठीक है, और हम यही d1 d2 वाला प्रोसीजर लगा रहे हैं। ठीक है, देखो पहली बात तो आपको मैट्रिक्स मेथड ही यूज करना है हमेशा, जब तक आपको स्पेशली मेंशन नहीं कर देते कि क्रैमर रूल लगाओ। ठीक है, वैसे तो मेंशन होता ही नहीं, मोस्ट प्रोबेबली वो आपको मैट्रिक्स मेथड से ही करने हैं क्वेश्चन सारे। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली कभी मेंशन है कि आपको क्रैमर रूल लगाना है, तो हो सकता है उसमें कंडीशन हो कि d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, तो आपको कैसे करना है वो चीज अब हम करेंगे। ठीक है जी, तो अगर हमारे पास d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, उस केस में हम लोगों को क्या करना है देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन, एग्जामिन whether the equations have consistent or inconsistent solution, consistent or inconsistent solution। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है
कि इनकंसिस्टेंट है, वो हम लोगों को चेक करना है। देखिए जो क्वेश्चन है वो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5. दिस इज आवर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन. द सेकेंड वन इज 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो स्टार्ट कहां से करेंगे? डिटर्मिनेंट से करेंगे. देखिए d की वैल्यू 2, 4, -1, -2. ठीक है, so this will become minus of 4 plus of 4 that is equals to 0. तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 के इक्वल. तो दैट मीन्स हम क्या सॉल्व करेंगे? d1 और d2. जैसे मैंने केस लिखवाए, d1 की वैल्यू करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में ये पुट कर देना है हम लोगों को. यहाँ पे आएगा ये. ठीक है, तो हमारे पास अगर हम बात करें, देखिए देखो माइनस ऑफ 10 एंड प्लस ऑफ 10 दिस इज ऑल्सो 0. ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे d2 की, तो इस कॉलम को भूल जाना है, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर देना है 5 और 10 कॉलम 2 में, और कॉलम 1 जो है वो सेम रहेगा. ठीक है, तो 10 into 2 is 20 minus 20 that is equals to 0. तो इसका मतलब क्या हुआ? d भी 0 है, d1 भी 0 है और d2 भी क्या है? 0 है. तो d0, d1 0, d2 0, सब कुछ क्या आ गया? 0 आ गया. तो इसका मतलब या तो ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं या फिर नो सॉल्यूशन. देखिए बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, अब अगर इसी क्वेश्चन में सपोज d1 की वैल्यू 4 आ जाती या -2 आ जाती या -3 आ जाती, अगर कुछ भी आ जाती तो आपको क्या लिखना था? डायरेक्टली नो सॉल्यूशन. ये आपको मैं इसी क्वेश्चन में बता देती हूँ कि जैसे ये तीनों 0 के इक्वल आ गए, अगर d1, d2, d3 जितने भी हमने निकालने हैं, आपको पता ही है अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 निकालेंगे, 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 निकालेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे d1 और d2 दोनों 0 हैं. अगर इनमें से एक भी 0 ना होता तो वो क्या होता? डायरेक्टली नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, उसका कोई भी सॉल्यूशन ना होता. लेकिन अब यहाँ पे d भी 0 है और ये दोनों भी 0 हैं, तो इसमें ये भी हो सकता है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, ये भी हो सकता है कि नो सॉल्यूशन हो. तो आपको करना क्या है ऐसे केस में? आपको चेक करना है जैसे हम प्रीवियसली करते थे कि फर्स्ट इक्वेशन, ये 2 इक्वेशंस है हमारे पास, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10. आपको एक में से एक वैल्यू निकाल लेनी है. सपोज मैं वैल्यू जो है वो निकाल रही हूँ यहाँ पे x की या y की, दैट इज योर चॉइस. अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो x की निकालिए, y की निकालना चाहते हो y की निकालिए. इनफाइनाइटली में कैसे करते हैं? एक को डिपेंडेंट एक को इंडिपेंडेंट. तो मैंने y की वैल्यू लेट कर ली k, यहाँ पे 2 ही हैं तो एक को लेट कर लो. अगर 3 होते तो हमको करना आता है x, y, z में. ठीक है, तो लेट y इज इक्वल्स टू k. तो x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो वो बन रही है 5 प्लस y अपॉन 2. ठीक है, तो x की वैल्यू क्या बन गई? 5 प्लस k अपॉन 2, क्योंकि y क्या है? k के. ठीक है, अब इस फर्स्ट इक्वेशन में से y को हमने k ले लिया और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 प्लस k अपॉन 2. बेटा ये अगर x और y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इन द इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये 10 के इक्वल आ जाए, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, दैट मीन्स जो हमने k लिया है, जो हमने सब्स्टिट्यूशन इनफाइनाइटली के लिए की है, वो हमारी करेक्ट है. तो इसका क्या आ जाएगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. लेकिन अगर ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता
तो हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम अब करेंगे क्या, सेकंड इक्वेशन में हम ये दो वैल्यूज जो हमने पहली इक्वेशन में से निकाली है वो पुट करेंगे। तो ये है सेकंड इक्वेशन, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 5 + k/2 और y की करेंगे k। तो लेट्स स्टार्ट, दिस विल बिकम 10 + k - 2k। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, 10 + k + 2k, दिस इज ऑल्सो 2k, 2 × 5 is 10, 2k - 2k, क्लियर। तो हमारे पास क्या बनेगा, 2k के साथ 2k कैंसिल, 10 = 10। तो ये सेटिस्फाई कर गया। अगर सेटिस्फाई हो गया तो यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर ये सेटिस्फाई ना करता तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता, नो सॉल्यूशन, क्लियर। तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर डिटर्मिनेंट। द चैप्टर डिटर्मिनेंट जो है हमारा वो आज हमारा खत्म होता है विद दिस क्रैमर्स रूल, क्लियर। तो आपको ये सारे लेक्चर्स 11 लेक्चर्स आई होप, जो हाँ 11 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो आपको ये 11 के 11 लेक्चर्स गो थ्रू करना है और इनको क्लियर करना है ताकि आपका जो चैप्टर डिटर्मिनेंट है वो आप लोगों को क्लियर हो सके। ठीक है, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास